नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरबीएसई बोर्ड की नई तथा पुरानी पाठ्य पुस्तकों में आपके राजस्थान जीके का जो भी मैटर दिया गया है उसको डिस्कस कर रहे थे। तो इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वह है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का जो मैटर आपके कक्षा 10 की राजस्थान कला संस्कृति व इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक में जो आपके मैटर दिया गया है इस पाठ्य पुस्तक में, उसको इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता। कौन सी कालीबंगा सभ्यता? प्राचीन दृष्टि और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। तो क्या है ये? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी, और वर्तमान में से क्या कहा जाता है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा सभ्यता। और इसका काल है ना हड़प्पा से भी प्राचीन माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता से पुरानी मानी जाती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, तो ये कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और इसका हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से लगभग 6000 वर्ष से भी प्राचीन मानी जाती है। तो कालीबंगा सभ्यता का जो काल माना जाता है वो आज से लगभग 6000 साल पहले का माना जाता है। इस स्थल का नाम कालीबंगा यहाँ की खुदाई के दौरान प्राप्त काले रंग की चूड़ियों के कारण पड़ा। तो कालीबंगा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कालीबंगा। काली काली का मतलब होता है काले रंग की, और बंगा बंगा का मतलब होता है चूड़ी। ठीक है, तो क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की, और 1952 में की थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष जी ने, और 1952 में। उसके पश्चात 1961-62 में बीबी लाल तथा बीके थापर ने यहाँ उत्खनन का काम किया। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज तो किसने की थी? वो की थी अमलानंद घोष जी ने, और उन वहां पे उत्खनन का काम किया था वो क्या था? बीबी लाल तथा बीके थापर ने किया था कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन का काम। सब नेक्स्ट हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन है ना, उससे कितने 5 स्तर सामने आए हैं। तो ये याद रखना है कि कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन से कितने स्तर सामने आए हैं, वो है 5 स्तर। नेक्स्ट है कि प्रथम दो स्तर तो है ना किसे हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। पहले 2 स्तर है वो क्या माने जाते हैं? प्राक हड़प्पा, हड़प्पा से भी पुराने माने जाते हैं। जबकि तीसरा, चौथा वो 5वां स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन माना जाता है। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता से कितने स्तर मिले हैं? 5 स्तर मिले हैं। पहले 2 स्तर है वो क्या है? प्राक हड़प्पा, हड़प्पा से भी प्राचीन है, और तीसरा, चौथा और 5वां वो क्या है? हड़प्पा कालीन माना जाता है। इस आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से भी प्राचीन, और दूसरा है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट हम देखते हैं कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा नगर था। मकान बनाने में ईंटों को धूप में पकाकर प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता में किसकी धूप में पकाई गई ईंटों का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और उनके अवशेष। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन है उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदर व सुडोलता का अभाव है। ठीक है, तो जो बर्तन प्राप्त हुए ना वो कैसे? पतले हैं और हल्के हैं, उसमें सुंदरता और सुडोलता का अभाव है, मतलब एकदम सुंदर रूप से नहीं बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट बर्तनों का रंग कैसा है? लाल, जिन पर काली व सफेद रंग की रेखाएं खींची गई है। तो कालीबंगा से जो बर्तन प्राप्त हुए वो कैसे? लाल रंग के बर्तन है, और उसपे काली सफेद क्या है? लाइनें खींची गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो जुते हुए खेत के यानी जुते हुए खेत के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट है कि ऐसा अनुमान है कि यहाँ के लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की शवाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। तो कब्रिस्तान से शवाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, जिससे मस्तिष्क शोथ की बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। तो एक बच्चा है उसकी खोपड़ी में 6 छेद मिले, जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम मस्तिष्क शोथ है उसकी बीमारी का भी इलाज किया जाता था। किस टाइम? कालीबंगा सभ्यता के समय। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से प्राप्त खिलौना बैलगाड़ी। कालीबंगा खिलौना बैलगाड़ी कहाँ से मिली है? कालीबंगा सभ्यता से। हवन कुंड या अग्नि कुंड कहाँ से मिला है? कालीबंगा सभ्यता से। लकड़ी की नाली, जो लकड़ियों की नालियां कहाँ बनी हुई थी? कालीबंगा सभ्यता में। बेलनाकार मुहर ये भी कहाँ से मिली है? कालीबंगा सभ्यता में। ठीक है, तो ये सब चीजें मिली है कालीबंगा सभ्यता में। अगला हम देखते हैं आहड़ सभ्यता। कौन सी? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी या आयड़ नदी के
तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए। तो आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर शहर में, ठीक है, उदयपुर में स्थित है। और ये कौन सी नदी? आहड़ या आयड़ नदी के किनारे पर बसी हुई है। और ये कितने साल पुरानी है? लगभग 4000 साल पुरानी है, ठीक है। तो ये तीन चीजें इसमें दी गई है। उदयपुर में स्थित है, आहड़ या आयड़ नदी के किनारे, और लगभग 4000 साल पुरानी सभ्यता है, ठीक है। अवशेष सामने, यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट कहा जाता है, ठीक है। तो आहड़ सभ्यता को क्या भी कहा जाता है? धूलकोट। धूलकोट किसे कहते हैं? आहड़ सभ्यता को। इसके अलावा आहड़ सभ्यता को क्या भी कहते हैं? ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास और उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल एवं एच.डी. साकलिया के निर्देशन में उत्खनन का काम किया गया। तो सबसे पहले जो इनकी खोज किसने की थी? वो की थी अक्षय कीर्ति व्यास। किन्होंने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास। और बाद में जो उत्खनन का काम किया था वो किया था रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. साकलिया ने। तो आहड़ सभ्यता की खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने, और इसका जो उत्खनन का काम किया था वो आर.सी. अग्रवाल तथा एच.डी. साकलिया ने किया था। नेक्स्ट है कि इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का उपयोग करते थे। आहड़ सभ्यता में ईंटें भी है, ईंटों के साथ साथ क्या है? पत्थर भी उपयोग में लिए जाते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों आभूषणों के साथ दफनाते थे। आहड़ सभ्यता में जो मृतक है उसको उनको गहने आभूषण इनके साथ दफनाते थे, जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। तो ऐसा मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, ऐसी मान्यता थी आहड़ सभ्यता में। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ सभ्यता में क्या मिले हैं? मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है ये लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था आहड़। तो लाल काले मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो कृष्ण लोहित, ठीक है, कृष्ण का मतलब काला और लाल का मतलब लोहित। तो लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन था? वो था आहड़। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी है। तो ताम्रवती नगरी या धूलकोट किसे कहते हैं? आहड़ को कहते हैं। नेक्स्ट है, जो यहाँ तांबे के औजारों और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा। तो ताम्रवती नगरी या धूलकोट किसे कहा जाता है? आहड़ को, ठीक है। क्योंकि ताम्रवती नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ तांबे के औजार और उपकरण बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग में लाए जाते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई के व्यवसाय के उन्नत होने का भी अनुमान लगाया जा सकता है। तो यहाँ ऐसे ठप्पे मिले जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर रंगाई छपाई का भी काम किया जाता था। नेक्स्ट है गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता कहाँ स्थित है? वो स्थित है राजसमंद में, ठीक है। राजसमंद में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी हुई यह सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। तो गिलुंड सभ्यता क्या है? वो है कहाँ? राजसमंद जिले में स्थित है। कौन सी? बनास नदी के तट पर स्थित है। और यह आहड़ संस्कृति से ही जुड़ी हुई है, आहड़ का ही भाग है। जब आहड़ में लोग थोड़ा किसी कारण से वहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो गई तो वो थोड़ा आगे चले गए, ठीक है। तो वहां जाकर उन्होंने क्या बसाया? गिलुंड सभ्यता, ठीक है। तो आहड़ से जुड़ी हुई सभ्यता है जिसे बनास संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। तो बनास संस्कृति या आहड़ संस्कृति से ही जुड़ी हुई है गिलुंड सभ्यता। नेक्स्ट है 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। तो गिलुंड सभ्यता में उत्खनन कब किया गया? वो है 1957-58 में उत्खनन का काम किया था बीबी लाल, ठीक है। तत्पश्चात 1998 से 2003 के मध्य पूना के डॉक्टर वी.एस. शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। तो पहले 1957-58 में तो बीबी लाल ने उत्खनन किया। बाद में 1998 से 2003 के बीच में है ना, पूना के वी.एस. शिंदे और पेंसिल्वेनिया के जो प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल ने यहाँ पे उत्खनन का काम किया। नेक्स्ट है, उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय लगभग 1900 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। तो उत्खनन से कौन सी? ताम्र युगीन सभ्यता। गिलुंड सभ्यता कैसी? ताम्र युगीन सभ्यता है और इसका समय माना जाता है 1900 से 1700 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ईसा पूर्व मतलब ईसा पूर्व को कैसे देखेंगे? तो ये ईसा मसीह का जन्म, ठीक है। इससे इधर वाला टाइम है क्या? वो ईसा के बाद का, और ये क्या है? ईसा से पूर्व,
ठीक है। तो 2000 साल तो ईसा के बाद का हो गया, ठीक है, लगभग। और ये ईसा से पूर्व कितना है, 1700 साल। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आज से इसका टाइम आ जाएगा कुल। नेक्स्ट हम देखते हैं, गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदबांड, ठीक है। तो गिलुंड से कितने 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कौन कौन से, सादे, ठीक है, दूसरे हो गए काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदबांड, इस टाइप के। नेक्स्ट हम देखते हैं, उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां के अवशेष मिले हैं। तो मिट्टी के खिलौने हो गए, पत्थर की गोलियां हो गई, हाथी दांत की चूड़ियां, ये सब कहाँ से मिले हैं, आहड़ सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है। आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ, जबकि गिलुंड में इनका प्रचुर उपयोग होता था, ठीक है। आहड़ सभ्यता थी ना, उसमें क्या है, पक्की ईंटें नहीं, पक्की मतलब आग में पकाई गई जो ईंटें है ना, उसका उपयोग नहीं होता था आहड़ में। जबकि जो गिलुंड सभ्यता है ना, उसमें आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। आहड़ हो गया या कालीबंगा हो गया, वहां पे तो क्या था, धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। जबकि जो गिलुंड है वहां पे क्या है, एकदम पक्की जो आग में पकाई जाती है उस ईंटों का प्रयोग होता है। तो ये हो गया गिलुंड सभ्यता। उसके बाद देखते हैं बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में और कोठारी नदी के तट पर स्थित है। तो भीलवाड़ा जिले के बागोर में कोठारी नदी के तट पर डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 तक उत्खनन का कार्य किया गया, ठीक है। तो बागोर सभ्यता कहाँ है, भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे स्थित है, और इसका उत्खनन का कार्य किया था प्रोफेसर वी.एन. मिश्र ने। कब से कब तक, 1967 से 1970 के तहत किया था, ठीक है। तो बागोर सभ्यता के लिए आपने ऐसे याद रख सकते हैं, BBCM, ठीक है। बी का मतलब बागोर सभ्यता, दूसरे बी का मतलब भीलवाड़ा, सी का मतलब कोठारी नदी के किनारे, और एम का मतलब यहाँ उत्खनन का काम किया था प्रोफेसर वी.एन. मिश्र ने। नेक्स्ट है, उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। तो बागोर सभ्यता से कितने, 4 से 5000 ईसा पूर्व, ठीक है। 2000 साल तो ये हो गए, और प्लस 4000 ईसा पूर्व ये हो गए, लगभग 6000 साल, 6 से 7000 साल पुराने अवशेष माने जा रहे हैं बागोर सभ्यता के, ठीक है। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखिर तक होने का प्रमाणित है, ठीक है। तो बागोर सभ्यता है, उसमें क्या है, लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, ठीक है, माइक्रोलिथ उपकरण मिले हैं, जो कि ये बताता है कि यहाँ के निवासी आखिर तक मतलब शिकारी होते हैं, ठीक है, शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे, आखिर तक होने का प्रमाणित है। बागोर सभ्यता से क्या मिले हैं, तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। तो छेद वाली सुई कहाँ से मिली है, वो मिली है बागोर सभ्यता से मिली है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कृषि और पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं बागोर सभ्यता से। तो इम्पोर्टेंट है, ये याद करना है कि कृषि और पशुपालन है उसके प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, वो मिले हैं बागोर सभ्यता से। नेक्स्ट है, बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। तो कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं बागोर से। बागोर तो क्या था, मध्यकालीन सभ्यता का स्थल है और लघु पाषाण उपकरण का केंद्र है, ठीक है। तो 2 लाइन है, ये आपको राइट रॉन्ग में पूछ सकते हैं कि बागोर सभ्यता मध्य पाषाण कालीन स्थल है, हाँ सही है बिल्कुल। बागोर सभ्यता लघु पाषाण उपकरण का केंद्र है, ये भी सही है, ठीक है। तो लघु पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथ जो उपकरण है उनका केंद्र कौन है, बागोर सभ्यता। मध्य पाषाणीन सभ्यता का स्थल है बागोर सभ्यता, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं गणेश्वर सभ्यता। अगला है कौन सा, गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता के बारे में देखते हैं कि ये कहाँ स्थित है, नीम का थाना, ठीक है, नीम का थाना में स्थित है गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना में कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, नीम का थाना में स्थित है, और कौन सी, कांतली नदी के किनारे स्थित है। और ये कौन सी संस्कृति से संबंधित है, ताम्रयुगीन संस्कृति से संबंधित है गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता है नीम का थाना में, कांतली नदी के किनारे, और ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र है। नेक्स्ट हम देखते हैं, रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन से यहाँ से 2800 ईसा पूर्व सभ्यता के अवशेष मिले हैं,
तो यहाँ उत्खनन का काम किया किसने किया था? गणेश्वर सभ्यता में RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। और से 2800 ईसा पूर्व के अवशेष मिले। कितने? 2800 ईसा पूर्व के। नेक्स्ट है, गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के उपकरण मिले हैं जो इसे ताम्र युगीन सभ्यता में प्राचीनतम सिद्ध करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कौन है? वह है गणेश्वर सभ्यता। तो सीधी लाइन आती है कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है गणेश्वर सभ्यता, जबकि ताम्रवती नगरी है वो है आहट सभ्यता। ठीक है, दो चीजें याद रखनी है, तो ताम्रवती नगरी वो तो हो गई आहट सभ्यता, और दूसरा हो गया ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, वो हो गया गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों वो पात्रों में 99% तांबा मिला है। तो गणेश्वर से जो तांबे के उपकरण और मिले हैं ना, उनमें कितना? लगभग 99% तांबा उनमें पाया गया है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति के प्रमाण है। नेक्स्ट है कि यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उन्हें कृपस्वर्णी मृदभांड कहते हैं। ठीक है, कृपस्वर्णी मृदभांड कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यह बर्तन काले नीले रंग से सजाए हुए हैं। कृपस्वर्णी मृदभांड किसे? काले और नीले रंग से सजाए हुए होते हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। ठीक है, तो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कौन हो गया? गणेश्वर सभ्यता। यहाँ से तांबा हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो भी भेजा जाता था। तो गणेश्वर सभ्यता से तांबा कहाँ भेजा जाता था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। भीनमाल जालोर की एक सभ्यता भी महत्वपूर्ण सभ्यता है। तो भीनमाल कहाँ स्थित है? जालोर में, और ये भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। इसका उत्खनन RC अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा, ठीक है, रोमन एम्फोरा कहाँ से मिली है? वो मिली है भीनमाल सभ्यता से। एम्फोरा मतलब सुरा पात्र। ठीक है, तो रोमन एम्फोरा मिली है कहाँ से? भीनमाल सभ्यता से। तथा एक यूनानी सुराही भी कहाँ से मिली है? भीनमाल सभ्यता से, जो इसके विदेशी व्यापार केंद्र होने की पुष्टि करता है। ठीक है, तो रोमन एम्फोरा, यूनानी सुराही मिली है भीनमाल से, जो ये बताता है कि भीनमाल सभ्यता का क्या है? जो विदेशी व्यापार का केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी प्रकार ईश्वाल सभ्यता कहाँ है? उदयपुर से। प्राक ऐतिहासिककालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लोह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, ईश्वाल से कहा लोहे के उद्योग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ईश्वाल सभ्यता, जो कि कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराट सभ्यता कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, बैराट सभ्यता में क्या मिला है? बीजक पहाड़ी, भीम डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बैराट सभ्यता कहाँ स्थित है? जयपुर में। यहाँ क्या है? बीजक पहाड़ी। ठीक है, तो बैराट सभ्यता है जयपुर में, और बैराट की जो बीजक पहाड़ी है, कौन सी? बीजक पहाड़ी, भीम डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, इससे क्या है? हड़प्पा और मौर्यकालीन अवशेष मिले। तो मौर्यकालीन अवशेष याद रखना है कि कहाँ से मिले हैं? बैराट सभ्यता से। नेक्स्ट हम देखते हैं, बैराट सभ्यता में जो दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाश दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हैं। तो बैराट सभ्यता में उत्खनन का काम किन्होंने किया था? दयाराम साहनी ने, नीलरत्न बनर्जी ने, कैलाश नाथ दीक्षित ने, इन सभी ने बैराट सभ्यता में उत्खनन का काम किया। नेक्स्ट हम देखते हैं, बैराट से एक गोल मंदिर और अशोक स्तंभ के अवशेष मिले हैं। गोल मंदिर या बौद्ध मंदिर कहाँ से मिला है? वो मिला है बैराट सभ्यता से। तो गोल मंदिर या बौद्ध मंदिर कहाँ से मिला है? वो मिला है बैराट सभ्यता से। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला है? अशोक स्तंभ के अवशेष भी मिले हैं बैराट सभ्यता से। नेक्स्ट हम देखते हैं, बैराट के समीप अशोक का भाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण है। ठीक है, तो भाबरू अभिलेख कहाँ से मिला है? वो मिला है बैराट सभ्यता से, भाबरू अभिलेख मिला है। ठीक है, और जो यह बताता है कि सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपना कौन से धर्म के अनुयायी थे? वो थे बौद्ध धर्म के। ठीक है, तो जो भाबरू अभिलेख मिला है बैराट सभ्यता से, जो ये बताता है कि अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? वो थे बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट हम देखते हैं, बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता कहाँ है? बालाथल सभ्यता है उदयपुर में। ठीक है, बालाथल सभ्यता है उदयपुर में। प्रोफेसर, और यहाँ पे उत्खनन का काम किया था किसने? प्रोफेसर VN मिश्र ने। बालाथल उदयपुर में प्रोफेसर VN मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता
प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा से होने का पुख्ता प्रमाण है। तो बालाथल है उदयपुर में है, इसका उत्खनन का काम किया था प्रोफेसर वी.एन. मिशन ने, और ये एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इन सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंगमहल सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ओजियाना सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में। नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में। बरोर कहाँ है? वह है गंगानगर में। तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में। जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? जयपुर में। ये याद रखना है कि जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट है सुनारी सभ्यता का है झुंझुनू में। नोह सभ्यता है भरतपुर में। नगर सभ्यता है टोंक में। ठीक है, नगरी तो कहाँ था? नगरी तो था जयपुर में। ठीक है, नगरी तो कहाँ था? नगरी तो था चित्तौड़ में। देखो ये दो दिए है, एक तो नगरी तो है चित्तौड़ में, और नगर कहाँ है? टोंक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा तथा चक्र 64 से मिले हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक्र 64 से मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं महाकाव्य में राजस्थान में